हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट्स कैरियर प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। इस चैनल का जो एक सीरीज चल रहा है, जो लगातार एक के बाद वीडियो डाल रहा है, जिस सीरीज का नाम है एससीपीएस टॉपर स्टॉक 2K24, जिसमें हम लोग जो एससीपीएस बहुत बेहतर प्रदर्शन करके आए हुए हैं 12th के एग्जाम में, उनके स्ट्रेटजीज को, उनके तरीकों को, उनके प्रिपरेशन का जो पूरा फ्लो चार्ट है, उसको डिस्कस करते हैं, जिससे आने वाले जो जनरेशन है, जो आने वाले बच्चे हैं, जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, उनको क्या फायदा हो सकता है, उन बातों को हम लोग रखते हैं। प्रैक्टिकली जो बच्चे अच्छा करे हैं, उनके स्ट्रेटजी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष, जिन्होंने इस बार के 12th के एग्जाम में आउट ऑफ 500 438 मार्क्स लाया है। जो इतना नंबर ला करके उन्होंने अपने स्कूल में एक बेहतर पोजीशन बनाया है और इस अररिया जिला में भी एक बेहतर पोजीशन बनाया है। तो चलिए आज हम लोग उनसे मिलते हैं, उनके स्ट्रेटजी को आज यहाँ पे जो इन्होंने शेयर करना है, उस स्ट्रेटजी से कुछ सीखते हैं। तो वेलकम है आपका आशुतोष इस चैनल के इस शो में, जहाँ पे आपको अपने को ये बताना है कि क्या क्या स्ट्रेटजी आपको लगाना है, जिससे कि आप 12th में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो एक बार आप ब्रीफ में अपना एक इंट्रोडक्शन दें। सर, मेरा नाम आशुतोष आनंद है। मेरे पिताजी का नाम वरुण कुमार झा है। मैं यहीं फॉरबिसगंज के प्रोफेसर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मैंने अपना 10th +2 द्विवेदी स्मारक हाई स्कूल से किया है, जिसमें मैंने 500 में 450 स्कोर किया था। तो चूंकि 10th में हम लोग का लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरी पढ़ाई तो बहुत सेल्फ स्टडी से ही हुई थी, लेकिन मैंने लास्ट के 2 महीने में एक कोचिंग ज्वाइन किया, जिसका नाम है, वहीं से मैंने अपने 10th की प्रिपरेशन की थी। उसके बाद मेरा जो 10th में था प्योर हिंदी मीडियम था, और फिर मैंने यहाँ एससीपी आके अपने 12th का प्रिपरेशन किया, जो कि मैंने इंग्लिश मीडियम में किया। अच्छा, आप ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन होने वाला है कि आप 10th हिंदी मीडियम से करे हैं और 12th जो है वो इंग्लिश मीडियम से कर रहा है, वो भी इंग्लिश मीडियम से इतना बेहतर रिजल्ट आपका आया है। तो हम ये चाहते हैं कि आपका जो एससीपी का जो जर्नी है वो कब स्टार्ट हुआ था, मतलब आपने एससीपी कब ज्वाइन किया था, कौन से ईयर में, और कौन से आप उसमें 11th में थे कि 12th में थे, क्या कब ज्वाइन करा? सर, मैंने एससीपी 22 अप्रैल 2022 को किया, और उस समय मेरे 10th के सर ने मुझे बतलाया कि अगर तुम साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारे लिए फॉरबिसगंज में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट एससीपी ही होगा, इसलिए तुम वहीं जाके पढ़ो, क्योंकि वहाँ अच्छे कंटेंट दिए जाते हैं और तुम्हारा प्रिपरेशन भी उस लेवल तक किया जाएगा, और यहाँ से तुम कोई भी कंपटीशन के एग्जाम भी निकाल सकते हो, साथ ही तुम्हारा बोर्ड भी बहुत अच्छा रहने वाला। और मैं एससीपी को ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हीं की मदद से मैंने ये 12th में इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाया हूँ। नहीं, तो इसमें दोनों का योगदान है। टीम एससीपी अलग अपना एक पहलू है, जिसमें अपने कंटेंट के बारे में, अपने मैनेजमेंट के बारे में, अपने स्ट्रेटजी, अपना जो एक पूरा सिस्टम है उस पे काम कर रहा होता है। तो अगली और बच्चे, आपके जैसे बच्चे जो कंटेंट को ध्यान रखते हैं, टीचर की बातों को ध्यान रखते हैं, और जो चीजें असंभव सा दिखता होता है शुरुआत में, उसको संभव करते होते हैं हम लोग। तो ये इसमें ज्यादा योगदान बच्चों की मेहनत का होता है, जो आप कंसिस्टेंट लगे रहे। तो सबका अपना अपना पहलू है, सबका अपना वो है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं आपके इस जर्नी का जो एक सुनहरा पल है, सुनहरा पल कहें या फिर कठिनाइयों का पल कहें, जो भी कहें, लेकिन हाँ, उसी दौर से जो गुजर के आप यहाँ तक आप बैठे हैं हमारे पास, उस दौर को आपने कैसे तैयार करा, मतलब क्या कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था, आप जो तैयार कर रहे थे अपने सब्जेक्ट्स को, तो वो स्ट्रेटजी क्या था, ओवरऑल आप सारे सब्जेक्ट को कैसे टैकल कर रहे थे? सर, जब मैं यहाँ पे 11th में आया था, तो मेरा तो एक ही था, मैं उतना कंपटीशन के बारे में तो जान नहीं रहा था। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ सर लोगों ने मुझे कंपटीशन वगैरह के बारे में बताया। तो उस समय पूरे 11th में मैंने 12th के बारे में नहीं सोचा, बोर्ड के बारे में नहीं सोचा, और मैंने कंपटीशन की ओर ध्यान दिया। तो 12th में सिर्फ मैंने सर जो पढ़ाए वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और उसको रिविजन किया, और सिर्फ कंपटीशन का क्वेश्चन लगाया। फिर यहाँ और कंपटीशन में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन किया। लेकिन 12th में आने के बाद आपको ये जानना जरूरी होगा कि आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो उस हिसाब से आपको लिखना भी होगा एग्जाम में। तो एक कठिनाई वाला पल रहा जो मैंने ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की ओर किया। तो फिर आपके लिए थोड़ा सा और भी रहा होगा, क्योंकि आपका जो 10th है वो हिंदी मीडियम से है और आप 12th जो है वो इंग्लिश मीडियम से दे रहे थे। तो आपके लिए तो जो एक थ्योरेटिकल पोर्शंस है, जहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना पड़ा रहा होगा या पढ़ने वाला होगा, उसको आप कैसे उसको वो करे सब्जेक्ट वाइज ओवरऑल?
सर पहले तो दिक्कत हुआ थोड़ा सा, चूंकि मैंने 8th तक सीबीएसई से ही पढ़ा था, फिर मेरा 9th 10th हो गया बिहार बोर्ड, तो इसलिए उतना दिक्कत नहीं हुआ। फिर भी मैंने थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि सीधा हिंदी से आपको इंग्लिश में आने में बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो फिर मैंने बहुत मेहनत किया, वर्ड स्टॉक बनाया, और धीरे धीरे मेहनत करने के बाद मैंने सही इंग्लिश का सीख लिया। मैंने पकड़ लिया कि कैसे किसको कैसे लिखा जाता है। आपका सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी रहा? जैसे मान लीजिए अगर आपका हम जो नंबर के बारे में बात करें तो आपका मैथ्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर आया हुआ है, 98 मार्क्स आया हुआ है 100 में। तो मैथ्स का आपका क्या स्ट्रेटजी था? आपने मैथ्स को किस तरह से प्रिपरेशन करा कि 98 और 2 मार्क्स आपको जो कटा वो किस कारण से कटा? आप वो भी अपने जूनियर्स के साथ, जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करें। सर पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया। तो मैंने जैसे सर पढ़ाते गए, और कोई भी कंसेप्ट सर पढ़ाते वो तो क्लास में ही, अधिकतर कंसेप्ट क्लास में ही क्लियर हो जाता था, और बाकी जो बचा होता था क्लास के जस्ट बाद मैं उसे रिवाइज करता था, जिससे मेरा वो कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता था। और मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिस, और ऐसे बोला जाता है कि बस एनसीईआरटी करने से आपका बोर्ड अच्छे से निकल जाएगा, लेकिन मैथ जो है प्रैक्टिस मांगता है। इसलिए सर लोग सजेस्ट किए नहीं, एनसीईआरटी से नहीं होने वाला है, आरएस वाला एक बुक है जिसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है प्रैक्टिस के लिए, जो आपको सीधा यूजफुल हो सकता है। तो मैंने वहां से भी प्रिपेयर किया, तो मेरा प्रैक्टिस लेवल सही हो गया। और मेरा ये 2 नंबर जो कटा है, 1 नंबर मेरा ऑब्जेक्टिव में कटा है, जो मैं सिली मिस्टेक है मेरा, और 1 नंबर थ्योरी में कटा है। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में कटा है और 1 नंबर थ्योरी में कटा है। थ्योरी में कटा है। अब आते हैं आपके फिजिक्स का मैं नंबर देख पा रहा हूँ। फिजिक्स में आपका 70 आउट ऑफ 64 आया है, मतलब 64 आया है 70 में से। तो आप इस 64 नंबर लाने में मतलब आपका क्या स्ट्रेटजी रहा? फिजिक्स के प्रिपरेशन का क्या स्ट्रेटजी आपका? सर सबसे पहले तो मैंने जितना भी सर पढ़ाते थे क्लास में उनको क्लियर किया। उसके बाद फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्रूफ, जैसे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वहां का प्रूफ बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर जैसे ही क्लियर करवाते थे, और सर क्लास में ही प्रैक्टिस करवाते थे प्रूफ का, और मैंने उससे भी किया, और बाहर भी मैंने सेल्फ स्टडी से भी वहां प्रूफ को किया, और सारा कंसेप्ट भी मैंने क्लियर किया। एक चीज और जो आती है बहुत फिजिक्स में खास करके कि अपने पास बहुत सारा प्रूफ आता है, तो प्रूफ को करने का 2 तरीका है। एक तो तरीका ऐसा है कि आप पूरे प्रूफ को याद कर लीजिए, तो दूसरा तरीका कि उसके प्रोसेस को ध्यान रखिए, उसको खुद से अपने भाषा में अपने हिसाब से उसको सॉल्व करके रिप्रेजेंट करा जाए। तो आपने कौन से प्रोसेस को यहाँ पे अडॉप्ट किया, इसके थ्रू आपने एग्जाम को दिया? सर मैंने अपने से ही भाषा बना के लिए लैंग्वेज लिखा, अपने से ही बना के, और सर ने भी मुझे यही बताया कि खुद का ही लैंग्वेज सबसे बेटर होता है, क्योंकि आप किताबी लैंग्वेज अगर लिखते हैं एग्जाम में तो आपका वो एक चेकर समझता है जो नहीं, ये बच्चा कहीं से चीटिंग करके लिखा है, इसलिए उसको नंबर नहीं दिया जाता। अगर आप अपना लैंग्वेज लिखते हैं तो वहां जो चेक करता है वो आपके कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और वो समझता है कि हाँ बच्चा ने मेहनत किया है और वो खुद के लैंग्वेज में लिखा है। तो मैं दूसरा वाला तरीका ही करना दूसरी बात कि अगर आप खुद से लिखते होते अपनी भाषाओं को बना करके, आपका कॉपी जो होता है वो थोड़ा यूनिक सा बनता होता है। आपका ये जो 64 मार्क्स आया फिजिक्स में, आपका जो बाकियों का नंबर कटा है जो आपका, वो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक था? ऑब्जेक्टिव में था या सब्जेक्टिव में था, या क्या था आपके पास, क्या प्रॉब्लम आई? सर थोड़ा मिस्टेक तो मेरा ऑब्जेक्टिव में था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही एक ऐसा है जो आपको फुल में फुल नंबर दे सकता है। अगर आप 50 बना के आए हैं तो आपको 50 नंबर ही मिलेगा। तो मेरा थ्योरी पार्ट में थोड़ा सा कट गया है सर। थ्योरी पार्ट में कटा, ऑब्जेक्टिव आपका पूरा सही? हाँ, ऑब्जेक्टिव में 2 गलत था सर। 2 गलत, तो 2 उधर गया, 4 थ्योरी में गया। तो अब आते हैं हम लोग अगले, जैसे आपका ओवरऑल फिजिक्स की बात करें तो 91 मार्क्स है, मैथ में 98 मार्क्स है। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, क्योंकि आपका केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो आपका 70 में आपका 60 नंबर आया हुआ है, और टोटल 88 नंबर आया हुआ। तो आपका केमिस्ट्री का क्या स्ट्रेटजी रहा? सर सबसे पहले तो शुरू से ही केमिस्ट्री बहुत परेशान किया हुआ था मुझे। तो मैंने धीरे धीरे शुरू से ही केमिस्ट्री परेशान, और मैं उसे नेग्लेक्ट करके चल रहा था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि आपके लिए हर एक सब्जेक्ट जरूरी हो जाता है आपके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हर वो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मैंने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन थोड़ा सा मेरा गड़बड़ाया था। तो लास्ट के 2 महीने में मुझे सर ने ट्रिक बताया कि आप इसके बारे में याद मत किया कीजिए, धीरे करके याद कीजिएगा तो आपको सारा याद हो जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अहम रोल होता है शॉर्ट नोट्स का।
अगर आप नेमिंग रिएक्शन को रोज देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ याद जरूर रहेगा। तो आप शॉर्ट नोट्स मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि केमिस्ट्री में आप शॉर्ट नोट्स जरूर का जरूर बनाएं, और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने वीवीआई जो भी था, मेन पॉइंट जो भी था वो पढ़ा, और मेरा हो गया केमिस्ट्री। इस और केमिस्ट्री में दो तरह से पढ़ाई करा जा सकता है। एक तो है कि आपके पास जो रिएक्शंस है उस रिएक्शंस को सीधा सीधा याद कर लिया जाए, दूसरा तरीका है कि मैकेनिज्म को भी समझा जाए। तो आपके हिसाब से कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर रहा, या फिर आपने कौन सा तरीका अपनाया? सर अगर आपके पास टाइम है तो अगर किसी के पास टाइम है शुरू से तो मैकेनिक्स देखना जरूरी है उसके लिए। लेकिन अगर किसी के पास टाइम नहीं, जैसे मेरे पास टाइम नहीं बचा था, लास्ट के 2 महीने में मैंने मैकेनिक्स छोड़ के बाकी वो जैसे सर बताए थे जो रोज 5-5 करके रोज याद करना, बस मैंने उसी तरीके से याद किया। मतलब आपने शॉर्ट नोट्स बनाया था क्या? यस सर। शॉर्ट नोट्स बनाया नेमिंग रिएक्शन का, फिर 5-5 करके फिर वो करा। जैसे एक प्रॉब्लम आती है क्या कि जैसे मान लिया आप कुछ नेमिंग रिएक्शंस पढ़े या फिर पिछला भूल जा रहा है, तो उसको फिर कैसे हैंडल करा आपने कि रेगुलर उसको रिवीजन करा या ब्रेक कर करके रिवीजन करा? सर हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर जो एक दूसरे से लिंक है, तो मैंने जैसे कोई रिएक्शन जो था वो सब में कॉमन आ रहा था, तो उसको मैंने एक बार पढ़ा और पीछे जैसे आगे मैं पढ़ता गया, फिर पीछे का जिस दिन आगे पढ़ा उस दिन पीछे का भी रिवाइज कर लिया। इससे मुझे याद रह जाता था सारा रिएक्शन। आपका हिंदी अगर और बेहतर होता तो मेरे ख्याल से आप इस बार बहुत और बेहतर करते, क्योंकि आपका हिंदी में जो लिटरेचर पेपर है उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस बार नंबर कम आया हुआ, 76 दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब जो है वो तो है। अब आते हैं हम लोग अपने रीडिंग टेक्निक पे कि आपने अपना जो प्रोसेस था, जैसे आप सब्जेक्ट वाइज आप डिस्कस करें। अब कहानी था कि आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाया था, या फिर आप जो पढ़ते होते थे उसका कैसा स्ट्रेटजी होता था आपका? स्ट्रेटजी इन द सेंस कि मतलब आज क्या पढ़ना है वो पहले से आप लिख लेते थे, या फिर पहले से आप एक फ्रेम तैयार कर लेते थे, या फिर रैंडम पढ़ना चालू करते थे? नहीं सर, मैं रोज का टारगेट बनाता था, तो मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है तो करना है, लेकिन उसमें कोई टाइम बाउंड्री नहीं लगाता था मैं। मतलब टाइम के हिसाब से नहीं था, टॉपिक के हिसाब से एक टॉपिक डिफाइन करे, एक चैप्टर डिफाइन करे, या फिर कुछ जो पार्ट है उस पार्ट को डिफाइन करे, उसको पूरा करना? यस सर, मैंने वैसे ही प्रिपरेशन किया। और मतलब कि यूं कहे कि एक मेंटेनेंस सारा सिस्टम को वो करके करा। दूसरी बात, एक बात आती है कि आपके पास पढ़ने के 2 ऑप्शंस होते हैं। जैसे एसटीबी में एटलीस्ट तो है ही कि आप घर पे भी पढ़ सकते हैं और साथ के साथ लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं। तो आपने कैसे अपने स्ट्रेटजी को, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को रखा, घर पे पढ़ा कि लाइब्रेरी में पढ़ा? सर मैंने अपने प्रिपरेशन का मोर टाइम जो दिया वो लाइब्रेरी को दिया सर। और क्योंकि आप घर में अगर पढ़ते हैं तो आपका वैसा कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं जितना लाइब्रेरी में आप कंसंट्रेट होते हैं। आप घर में कोई पढ़ने वाला होता नहीं, आप अकेले पढ़ रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं अच्छा चलो थोड़ा देर 1 घंटा पढ़े हैं, 10 मिनट मोबाइल चला लेते हैं। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो आपके सराउंडिंग में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनको देख के अपने आप मोटिवेशन आएगा कि नहीं मुझे भी पढ़ना चाहिए, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा। मतलब लाइब्रेरी आपको बहुत हद तक हेल्प? यस सर, बहुत ज्यादा हेल्प। हाँ, ये तो है कि एक माहौल होता है, उस माहौल में अगर मान लीजिए जो डाउट हुआ तो फैकल्टीज भी अवेलेबल होते हैं, तब वहां पे उनसे पूछ सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप तो रात में भी बहुत टाइम, रात 10:30 बजे तक भी घर गए हैं लाइब्रेरी से, बहुत टाइम तो देखा गया आपको कि रात भी हो जाता था। तो ये एक स्ट्रेटजी है। अब अगली बात आती है कि पेपर को कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे आप एग्जाम दिए हैं तो एग्जाम देने का जो आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर लिखे हैं, तो उस लिखने का आपका तरीका क्या था? किस तरीके से आपने कॉपी को लिखा था? सर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका पेपर जो एक प्रॉपर वे में लिखा जाए। तो जैसे कोई मेन पॉइंट होता था तो मैं उसे मेन पॉइंट अगर आपको हेडिंग लिखना है तो मैंने ब्लैक पेन से हेडिंग लिखा और बाकी उसको ब्लू पेन से किया, और जो भी मेन पॉइंट होता था उसको मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया। पेंसिल से अंडरलाइन किया? यस। ये आपका पूरा है। और आपका जो हम थ्योरी पेपर देख रहे हैं तो ऑल ओवर मतलब मोर ओवर बहुत बढ़िया है। 64 मार्क्स फिजिक्स में, 98 मार्क्स मैथ्स में, और 60 मार्क्स जो आपका केमिस्ट्री में। मतलब जो साइंस पेपर है उसमें तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जो साइंस का आपका डोमेन है उसमें तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। थोड़ा बहुत रहा, बहुत ज्यादा उतना मैनेज होता है बच्चों का, उतना तक तो बेस्ट रिजल्ट माना जाता है, उतना तक। तो अब आते हैं बात की, जैसे आपका जो 11-12 का जो जर्नी होता है, वो जर्नी तो होता है एक दिन का है नहीं, वो तो होता है 1.5 से 2 साल का जर्नी होता है। उस 1.5 से 2 साल के जर्नी में बहुत टाइम उतार चढ़ाव आता है। कभी आप मोटिवेट होते हैं, कभी डिमोटिवेट होते हैं, कभी आपको लगता है कि हम बहुत बेहतर कर पाएंगे, कभी लगता है कि हमसे कुछ भी नहीं होगा। तो इस फेज से जो आप गुजरे, तो आपने अपने आप को कैसे मेंटेन करा, उसको कैसे मैनेज किया?
सर अगर मैं कभी भी जैसे कोई टॉपिक पढ़ता था और मुझे समझ में नहीं आता था, जैसे केमिस्ट्री मेरा सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का सब्जेक्ट रहा है। तो जब भी मैं उसमें फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ तो मैंने सर से बात की। सर ने मुझे बताया कि ये उसको अच्छे से रोज रिवाइज किया करो, पीछे का रिवाइज करो और नेमिंग रिएक्शन का याद करो, रोज याद करो। एक ही बारी में पूरा नेमिंग रिएक्शन याद नहीं होगा और तुम नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि तुम रोज रोज 5-5 करके याद करो, इससे तुम्हारा सही हो जाएगा। इसलिए मेरा सर इसी से हुआ है। अच्छा चलिए, अगला बात आता है कि जो टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, और इस टेस्ट सीरीज के बारे में आपका क्या अपना व्यू है कि क्या ये टेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर ये कैसा कैसा रहा आपके लिए? वो टेस्ट का क्या ओवरऑल रिव्यू है आपके लिए? सर टेस्ट सीरीज पूरे 2 साल में मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, जो 12th बोर्ड का। क्योंकि आपको अगर आप रेगुलर वे में पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ, मुझे याद हुआ है कि नहीं, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। आप टेस्ट से ही आपको पता लगेगा कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे कितनी बातें पता है। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। उसमें मैंने सीखा कि मैं अपना सब्जेक्टिव पेपर कैसे लिख सकता हूँ। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैंने उसमें टाइम मैनेजमेंट सीखा कि किस क्वेश्चन को कितने टाइम में करना है और किस क्वेश्चन को कितने टाइम में करना है। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो पहले जस्ट मैंने ये सीखा, उसमें सर लोगों ने बताया कि सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से आता है। अगर आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता है तो आप उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए। तो मैंने इसी तरह से अपना टेस्ट सीरीज में भी मैं अच्छा परफॉर्मेंस किया था और एग्जाम में भी इसी तरह से टेस्ट सीरीज की बदौलत मैंने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया। आपने टेस्ट का एनालिसिस भी करा था? आपको जो टीचर्स, यहाँ के फैकल्टीज जो है वो हर कॉपी चेक करने के बाद जो रिव्यू दे रहे थे, तो उस पे आपने उसको ठीक करा था, उस पे काम करा था, या रिव्यू करा था टेस्ट देने के बाद जो एनालिसिस होता है कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, क्या कैसा हुआ, उस पे भी आपने काम करा था? यस सर, मैंने उसका भी एनालिसिस किया और जहां मुझे दिक्कत हुआ वहां सर लोगों ने बताया कि नहीं, तुम्हारा ये यहाँ इतना फॉल्ट है तो तुम उसको सही कर लो तो तुम्हारा सही रहेगा। और इसी ऐसे ही सर लोग से डाउट पूछ के मैंने अपना वो सारा सही किया। चलिए अब आते हैं हम लोग, बात ये तो हुई आपकी बात। अब बात होती है जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो बच्चे जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बात करने वाले हैं हम लोग कि अब आप अपने एंड से अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? कुछ 2 पॉइंट वैसे चीजें जो आपको लगता है कि आपसे वो मिस्टेक हुआ है, वो जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो मिस्टेक नहीं करे, और कुछ वैसे पॉइंट जिसको लगता है कि आपने किया है जिसके कारण आप बैठे पाए यहाँ पे, वो स्ट्रेटजी, मतलब दोनों चीजें, जो आपसे मिस्टेक हुए वो भी बताए और कुछ वो पॉइंट जो आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा करा मैंने, मेरे जूनियर्स भी वैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करे, तो वो थोड़ा सा सर मिस्टेक तो सबसे बड़ा ये हुआ कि मैंने लिटरेचर पेपर पे उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने इंग्लिश का कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मुझे बहुत कम ही नंबर आ सके, जिसलिए मेरा नंबर गिर गया। अगर मैं उधर कोचिंग ज्वाइन करता तो मेरा, और हिंदी का बात करें तो एससीपी का टेस्ट सीरीज जो एससीपी का यूट्यूब चैनल जो हुआ था, यूट्यूब चैनल पे हिंदी की पढ़ाई हो रही थी रोज, तो मैंने उसका किया तो हिंदी तो फिर भी ठीक है मार्क्स, लेकिन इंग्लिश में मैंने कोचिंग नहीं किया, जो मेरा सबसे बड़ा फॉल्ट रहा। जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं हो जाएगा, लिटरेचर पेपर ही तो है, साइंस पेपर पढ़ लूंगा, लिटरेचर पेपर। अच्छा सॉरी आपका ना इंग्लिश में मार्क्स कम है। यस सर। मेरे ख्याल से हिंदी आप, सॉरी मैंने गलती से हिंदी बोल दिया था। इंग्लिश में आपका मार्क्स 76 है, सिर्फ 76। हिंदी में तो आपका 85 है। वही, इसलिए सर वही बड़ा फॉल्ट हुआ कि मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया कहीं। तो मैं अपने जूनियर को यही सजेशन दूंगा कि अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो हर एक विषय में ध्यान दीजिए और हर एक विषय को प्रॉपर पढ़िए, हर एक विषय में रेगुलर टाइम दीजिए और रोज टाइम दीजिए। मतलब लिटरेचर पेपर से भी रिजल्ट बनता है, हर एक सब्जेक्ट का एक अपना अपना एक वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए एक इंग्लिश का जो पेपर, अगर मान लीजिए इनका इंग्लिश का 76 के आसपास का नंबर आया है, जिसमें अगर 15 नंबर और होता तो और बेहतर होता कहानी। तो लिटरेचर पेपर को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी कंसिस्टेंसी के साथ शुरू से अपने हिसाब से, जो आपको लगे कि नहीं हम खुद से कर लेता है तो खुद से, या फिर जैसे जहाँ पे आपको लगे उसके हिसाब से आपको मतलब थ्रू आउट करना है। किसी एक सब्जेक्ट को भी अगर आप थोड़ा सा अगर ढीला छोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा होते होते से रह जाएगा। अब आती है बात अपनी एक कि आपने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते थे क्लासेस, आप बाहर भी जा सकते थे और बहुत सारा ऑप्शन हो सकता था आपके पास, लेकिन आपने एससीपी ही क्यों ज्वाइन किया? सर एससीपी के बारे में तो मेरे सर ही ने बताया था 10th में, जो अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो यही ज्वाइन करो। और मुझे एससीपी आने से पहले तक तो पता नहीं था कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, लेकिन एससीपी आने के बाद मुझे पता चला कि ये अच्छा हुआ कि मैंने एससीपी ही ज्वाइन किया
और इसी के चलते मैंने ये इतना स्कोर कर पाया हूँ। चलिए और फिनेंशियल प्रॉब्लम होने के चलते भी मैंने यहाँ अपने होम टाउन में ही रहना था, इसलिए सबसे अच्छा। मेरे ख्याल से आपको एससीपी के स्कॉलरशिप के थ्रू भी हेल्प मिला हुआ है। यस सर। एससीपी का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके थ्रू भी इनको हेल्प मिला पड़ा। तो मतलब आप अगर आप सीखना चाहते हैं, आप अपने टैलेंट को निखारना चाहते हैं, तो एससीपी आपको हर तरफ से, जहां से जिस पॉइंट से आपको हेल्प करने का ऑप्शन बनता है, वो हर तरह से हमारी पूरी टीम जो है वो दिन रात एक करके हेल्प करती है बच्चों का। इन लोगों का जो टेस्ट भी हुआ लास्ट के 2 महीने में, जबरदस्त टेस्ट हुआ। टेस्ट हमारे पास ऑनलाइन भी अवेलेबल था, ऑफलाइन भी अवेलेबल था। यूट्यूब का जो सीरीज चल रहा था, वो सीरीज आपको कितना हेल्प करा। जो हमारा जो यूट्यूब पे सीरीज चल रहा था PYQs का और जो ऑर्गेनिक्स के रिविजन्स का, वो कितना आपको हेल्प करा? सर बहुत ज्यादा हेल्प किया। ऑब्जेक्टिव के मामले में PYQ सीरीज जो यूट्यूब पे 90 पार सीरीज था, जिसको आपने कवर भी करा, 90 पार करा भी आपने। अब की बार फिर से 90 पार जो सीरीज था, तो आपने उस चीज को भी फॉलो किया। साइंस का हर एक सब्जेक्ट को हमने उस पर डाला था, और मोर ओवर हर एक, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने 90 को क्रॉस करा हुआ है हर एक सब्जेक्ट में। तो उसको तो सार्थक तो नजर आया, लेकिन आपके लिए वो कितना सार्थक रहा? सर अगर यूट्यूब सीरीज के चलते ही मैंने ऑब्जेक्टिव में उतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाया हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि मार्क देने वाला वही है जो आपको सटीक मार्क देगा। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा मेरे लिए यूट्यूब सीरीज। और हिंदी के मामले में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं हिंदी का क्लास मैंने वहीं से किया था, यूट्यूब स्टूडेंट करियर प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे ही। अच्छा, जो एससीपी का यूट्यूब चैनल चल रहा होता, तो वहां से आपने हिंदी का क्लासेस करा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है पूरे बिहार के बच्चों के लिए। सभी बच्चों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट था इस बार का ये हिंदी का कोर्सेज। तो बहुत सारे बच्चे इस बार हिंदी में भी, जो मैं अपने पास से हाईएस्ट आया हुआ है वो 96 मार्क्स आया हुआ है। 96 मार्क्स इस बार का हाईएस्ट आया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि हिंदी में भी बच्चे बहुत बेहतर कर रहे हैं, करते हैं। लिटरेचर में भी नंबर उठता है अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके अगर आप लिखते होते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। लिटरेचर है तो लिटरेचर को भी अपने को बेहतर तरीके से दिखाना है। अब आती है बात की आपका फ्यूचर एम क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? सर मैं फ्यूचर में एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस से। अच्छा, कंप्यूटर साइंस। अभी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी तो आपकी प्रिपरेशन चल भी रही है। तो चलिए, हमारे पूरे टीम की तरफ से, पूरे एससीपी टीम की तरफ से आपके इस फ्यूचर जर्नी में सहयोग भी रहेगा, और आपके लिए शुभकामनाएं भी रहेगा कि आप बेहतर करें, एक अच्छा इंजीनियर बने। देश को एक अच्छे इंजीनियर की आवश्यकता है, बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स की आवश्यकता है। उस एक अच्छे इंजीनियर्स में से कुछ आप लोग जैसे लोग जाकर के उसमें अपना योगदान दें, और इस देश को, इस पूरे विश्व को एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो चलिए, इसी के साथ इस सेशन को आज करते हैं इन। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।